100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। यह कहा जाता है कि स्वतंत्र विदेश नीति उस समय बनी थी क्योंकि दुनिया दो शक्ति गुटों में बंटी थी और हम किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन उपसभापति जी, आज दुनिया दो शक्ति गुटों में नहीं बंटी है। आज तो दुनिया अनेक गुटों में बटी हुई है। कुछ और भी शक्ति के केंद्र उभर कर खड़े हो गए हैं। यूरोप में तनाव शिथिल हो गया है। सोवियत संघ और अमेरिका कुछ मामलों में बातचीत के द्वारा समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुट निरपेक्ष देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज 87 देश गुट निरपेक्ष आंदोलन का अंग हैं क्योंकि वे समझते हैं कि स्वाधीनता ने उनके आगे बढ़ने की जो बंधन की स्थिति थी उसको समाप्त किया है। वह घर में आज़ाद हुए हैं, लेकिन उन्हें अपनी स्वाधीनता को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रतिष्ठापन करना है और शक्ति गुटों से अलग रहकर अपने आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के क्रांतिकारी कदम को भी आगे बढ़ाना है। उपसभापति जी कभी कभी विदेश मंत्री बनने के बाद, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भार मुझ पर सौंप दिया है, मैं सोचा करता हूँ कि सचमुच में हमारी विदेश नीति का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना या एक नई अर्थव्यवस्था की रचना या संपूर्ण निशस्त्रीकरण या सारे संसार में मानवाधिकारों की स्थापना या रंग भेद का उन्मूलन, ये लक्ष्य अपने में महान हैं और हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों का और इन लक्ष्यों का कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्राथमिक काम है भारत के उदात्त हितों का संरक्षण और संवर्धन करना। भारत की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए। भारत अखंड और अक्षुण्ण रहना चाहिए। भारत की प्रभुसत्ता सारे विश्व द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए और भारत अपने देश में अपनी इच्छा के अनुसार अपने समाज जिसमें समता और ममता हो बनाने के लिए स्वाधीन रहना चाहिए। लेकिन ऐसा भारत ऐसे संसार में ही बन सकता है जिस संसार में शांति हो और वह शांति न्याय पर आधारित हो। वह शांति किसी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की वृत्ति में से नहीं निकलेगी। अभी अभी सदस्यों ने कहा कि आप केंद्र से सहायता लीजिए। सभी लोग यही कहते हैं, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों को तो यह जानकारी होनी चाहिए कि केंद्र की जो आमदनी होती है उसका बंटवारा कैसे हो जाता है। तो यह आपको मानना चाहिए कि छठे फाइनेंस कमीशन ने जिस तरह से इंडिविजुअल सरप्लस जो यहाँ का है उसका बंटवारा कर दिया, जितना हुआ उसका तो राज्यों में बंटवारा कर दिया जाए तो केंद्र देगा कहाँ से। इसलिए छठे फाइनेंस कमीशन ने यह प्रयत्न किया कि जब इस तरह की कोई दैवी दुर्घटना हो जाए, नेचुरल कैलेमिटी हो, तो उन्होंने हर राज्य के लिए कुछ मार्जिन मनी रखा कि
तत्काल उससे राहत का काम शुरू कर दिया जाए और उसके बाद राज्य सरकारें केंद्र के पास एक मेमोरेंडम भेजती हैं और वह मेमोरेंडम दो राज्यों के बीच का पत्राचार है, उसको भी समझना चाहिए। अगर कोई प्रति उसकी सदन में रखें या अखबार में प्रकाशित कर दें तो उससे अनिष्ट होने की संभावना है, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जाहिर करना उचित नहीं होगा। तो यह मैं कहूँगा कि यह हमारी परंपरा है कि अगर कहीं पर अतिवृष्टि या अनावृष्टि या बाढ़ या सूखे की वजह से संकट की स्थिति पैदा हो जाती है तो वहाँ की सरकार एक मेमोरेंडम बना करके हमारे यहाँ भेजती है और मेमोरेंडम आ जाने के बाद हम यहाँ से कुछ केंद्रीय अधिकारी भेजते हैं। इसमें कृषि मंत्रालय के भी अधिकारी होते हैं, प्लानिंग कमीशन के होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के होते हैं। वह जा करके स्थिति का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद यहाँ पर एक हाई पावर कमेटी बनी हुई है, वह देख करके फैसला करती है कि कितने रुपए की आवश्यकता है और जो कुछ रुपया दिया जाता है वह तो उसी राज्य की जो पंचवर्षीय योजना है उसमें एडवांस के रूप में दिया जाता है। उसका कारण यह भी है कि प्रयत्न किया जाता है कि राहत का जो कार्य हो उसको विकास के काम के साथ समन्वित करके किया जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद।